हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मेटलर्जी के कुछ बेसिक पार्ट कंप्लीट कर रखे थे, स्पेशली मिनरल्स क्या हैं, ओर्स क्या हैं, ओर से मेटल ऑप्ट करने के लिए हमारे पास कितने प्रोसेस हैं, कितनी टेक्निक यूज करते हैं। तो इसमें देखिए 4 स्टेप डिस्कशन मैंने किया था, 4 स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप था, आप सबको पता है, इससे पहले वाली वीडियो मैंने मेंशन कर रखा है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। पहले ओर को हम क्रश करते हैं, फिर एकदम से मशीन में ग्राइंड करके पाउडर की तरह से कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंड प्रोसेस हमने कंसंट्रेशन का ले रखा था, मेटल हमारा ओर किस नेचर का है उसके बेसिस पर ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड और लास्ट में लीचिंग स्टेप। इतना डिस्कशन मैंने कर रखा है, सब पर क्वेश्चंस बनते हैं। आप सबको अच्छे से इसको समझना है, करना है, जिससे कि अगर एक क्वेश्चन आए तो अपना कोई भी मार्क्स इसमें से मिस ना हो। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। हमारा जो थर्ड स्टेप है, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, ये हमारा थर्ड स्टेप है। हम अपने पास जो कंसंट्रेटेड ओर मिला है, चाहे वो टेक्निक हमने कोई भी अप्लाई कर रखी है, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, लीचिंग प्रोसेस, कुछ भी हमने कोई भी टेक्निक अप्लाई कर रखी है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ओर। उसके बाद देखा जाए हमें मेटल ऑप्ट करना है, और मेटल ऑप्ट करने के लिए सबसे बड़ी हमारी बैरियर होती है, सबसे पहले हमें मेटल का कोई भी फॉर्म अवेलेबल हो, कंसंट्रेटेड और किसी भी नेचर का हो। ज्यादातर केस में या तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड के फॉर्म में अपने को मिलता है, या कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, या सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोक्साइड, फॉस्फेट, सल्फेट, इन्हीं सब के फॉर्म में ज्यादातर केस में हमें मेटल ऑप्ट होते हैं। लेकिन बेसिक जो मेटल कंसंट्रेशन के बाद अपने को ओर मिलता है, ज्यादातर केस में हाइड्रेटेड ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में। तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये है कि हम अब उस कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखना, सबसे पहला स्टेप, कंसंट्रेटेड ओर किसी भी नेचर का क्यों ना हो, हमें कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो कैल्सिनेशन स्टेप है और दूसरा रोस्टिंग स्टेप है। ये सिंपल स्टेप है, क्वेश्चन में इस पर खूब बनते हैं, और आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिल्कुल 1 नंबर या 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, और इजी में ये मार्क्स अपने को अवेलेबल हो जाते हैं। तो करना क्या अपने को, सबसे पहले देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। हमारा मेटल किसी भी नेचर का हो, हम या तो कैल्सिनेशन स्टेप अप्लाई करेंगे या हम रोस्टिंग स्टेप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं समझाना चाह रहा हूं कि कैल्सिनेशन स्टेप में क्या करेंगे, हमारा ओर अगर ज्यादातर केस में मान लिया जाए कि हाइड्रेटेड ऑक्साइड फॉर्म में है, या उसके साथ मॉइस्चर हैं, या वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं, तो हम उस केस में कैल्सिनेशन स्टेप अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हमारा ओर अगर मान लीजिए कि सल्फाइड नेचर का है ज्यादातर केस में, तो उसको ऑक्साइड बनाने के लिए हमें रोस्टिंग स्टेप अप्लाई करना पड़ता है। तो हम एक एक स्टेप पर यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए हम कैल्सिनेशन स्टेप को लेते हैं। हमारा जो ओर है, इसको देखा जाए ऑक्साइड बनाना है, तो ऑक्साइड बनाने के लिए कैल्सिनेशन स्टेप सबसे पहले, फिर हम रोस्टिंग स्टेप की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर यूज करना चाहेंगे, आपको समझाना चाहेंगे कैल्सिनेशन स्टेप। देखिए कैल्सिनेशन स्टेप में क्या है, आप जरा डेफिनेशन ध्यान से समझिएगा। हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट in presence of limited amount of air or absence of air are known as calcination। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेटेड ओर जो हमें मिला है उसको हमें हीट करना है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट नहीं कराना है, मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर, उससे कम टेम्परेचर तक हीट करना है। इन एब्सेंस ऑफ एयर, या तो एयर एब्सेंट होनी चाहिए, और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, या तो लिमिटेड अमाउंट एयर की होनी चाहिए। और ये कैल्सिनेशन या रोस्टिंग दोनों टेक्निक हम लोग यहाँ पर देखा जाए रिवर बैटरी फर्नेस में कराते हैं, कि स्पेशल टाइप की फर्नेस होती है जिसमें हम कैल्सिनेशन स्टेप या रोस्टिंग स्टेप दोनों को कराते हैं। बस कैल्सिनेशन स्टेप में या तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ एयर, और रोस्टिंग में एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर केवल इतना सा गैप है। तो सबसे पहले देखा जाए कैल्सिनेशन में क्या होगा, कि जो मॉइस्चर अगर है तो मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास Fe2O3 इंटू XH2O सपोज कर लीजिए। अब इसको बिना एयर के अगर हम इसको हीट करेंगे, तो मॉइस्चर वाला पार्ट देखा जाए
Fe2O3 और प्लस XH2O, मॉइस्चर वाला पार्ट हमारा अलग हो जाएगा। अगर हमारा मान लो कोई हाइड्रोक्साइड और है, सपोज कर लीजिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को ओवरहीट करोगे तो भी ये देखो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई कार्बोनेट और है, सपोज करो मान लो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर देखा जाए CaO प्लस CO2, इतने हाई टेम्परेचर पर यह ब्रेक करके CO2 में दे देगा। PbCO3 लेड अगर कार्बोनेट है तो लेड ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 बना देगा। और अगर हमने लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर यूज कर रखा है तो कुछ वोलेटाइल कंपोनेंट जो होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। जैसे मान लो अगर सल्फर है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के देखिए SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फास्फोरस है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के देखो P2O5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आर्सेनिक है तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर के ये AH, यहाँ पर देखा जाए AH2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंटीमनी अगर ये है ऑक्सीजन के साथ देखो अवेलेबल होकर के यहाँ पर Sb2O3 इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास कैल्सिनेशन स्टेप में हम लोगों ने क्या किया है, हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड और, यहाँ पर ये इक्वेशन देखो अनबैलेंस ऑर्डर में है, इसको बैलेंस ऑर्डर में आप लिख सकते हो, या अगर अनबैलेंस लिखते हो तो भी आपको पूरे मास मिलेंगे, पूरे वेटेज मिलेंगे। तो अपने करना क्या है, हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड और बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर आर नोन एज कैल्सिनेशन। ये कैल्सिनेशन स्टेप है। हमारे पास जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड है वाटर मॉइस्चर के फॉर्म में अलग हो गया, यहाँ पर देखा जाए ये गैसियस फॉर्म में अलग हो जाएगा। जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ पर देखो ये गैस तो बन ही रहा है, ये SO2 गैस है, ये सब कंपोनेंट जो है गैसियस फॉर्म में, वोलेटाइल फॉर्म में अलग हो जाएंगे। अगर हाइड्रोक्साइड और है तो ऑक्साइड बन जाएगा और मॉइस्चर अलग हो जाएगा। कार्बोनेट और डिकम्पोज होकर के ऑक्साइड दे देंगे और CO2 अलग हो जाएगा। सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब अगर एज अ इम्प्योरिटी अवेलेबल हैं ये सब अपने कह सकते हो कि रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के यहाँ पर देखा जाए वेपराइज होकर के अलग हो जाएंगे सिस्टम से। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो पूरा ओर है, क्योंकि इतने गैसियस प्रोडक्ट अलग होंगे तो पोरस हो जाएगा, उसमें बहुत छोटे छोटे तमाम पोर डेवलप हो जाएंगे। हमारा जो कंसंट्रेटेड ओर है वो पोरस हो जाएगा। हम कैल्सिनेशन स्टेप को अप्लाई करेंगे, हमारा ओर या तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो या कार्बोनेट हो, तो ऐसे केस में अपने को ऑक्साइड बनाने के लिए कैल्सिनेशन स्टेप की जरूरत पड़ती है। कैल्सिनेशन स्टेप का हम यूज करते हैं। अब इसके आगे देखा जाए, अब सेकंड नंबर पर अगर मान लीजिए कि हमारा जो ओर है कंसंट्रेटेड ओर वो सल्फाइड नेचर का है। अब सल्फाइड नेचर का है तो ऐसे केस में हम कैल्सिनेशन स्टेप से ऑक्साइड नहीं बना सकते, अपने को एयर एक्सेस में लेनी पड़ेगी। तो उस प्रोसेस के लिए हम रोस्टिंग वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर देखा जाए हम एक बड़ा सिंपल सा केस आपके सामने लेके चलना चाह रहे हैं। स्पेशली इसमें देखिए, अब पहले स्टेप में हमने कैल्सिनेशन तो कंप्लीट कर लिया, अब हम रोस्टिंग की तरफ आते हैं। रोस्टिंग स्टेप भी ऑलमोस्ट कैल्सिनेशन से मिलती जुलती स्टेप है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस इतना सा है रोस्टिंग स्टेप में, यहाँ पर हमें एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर लेना पड़ता है और तब जाकर के हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखा जाए सेकंड नंबर पर, बी नंबर पर हम आते हैं रोस्टिंग। देखिए रोस्टिंग स्टेप में अपने करना क्या है, सबसे पहले ये ध्यान रखने की जरूरत है, हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर। ये हमेशा ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड ओर को हमें क्या करना है, हीट करना है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर। कैल्सिनेशन स्टेप हो या रोस्टिंग स्टेप, दोनों के लिए रिवर्बेटरी फर्नेस यूज होती है। रिवर्बेटरी फर्नेस में इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि अगर हमें कैल्सिनेशन करना होता है तो एयर के अमाउंट को हम लिमिटेड कर देते हैं या बंद कर देते हैं, और अगर हमें रोस्टिंग करना होता है तो एयर के अमाउंट को हम एक्सेस में कर देते हैं। वो डिवाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं जिससे कि एयर एक्सेस में वहां पर अवेलेबल हो जाती है। ये उसमें पहले से अरेंजमेंट होता है। सबसे पहले देखा जाए, क्योंकि अगर सल्फर है और ऑक्सीजन आप दे रहे हो तो सल्फर देखो SO2 बन करके अलग हो जाएगा। इसी तरह देखा जाए अगर आर्सेनिक है और इसको हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, यहाँ पर देखो जो AH2O3 ये वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। एंटीमनी भी देखा जाए ऑक्सीजन के साथ मिल करके यहाँ पर Sb2O3 वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। ये देखा जितने भी हमारे पास कह सकते हो ऐसे कंपोनेंट हैं जो एयर के प्रेजेंस में आते से ही अपना वोलेटाइल कंपोनेंट बना करके बाहर हो जाएंगे। अगर फास्फोरस है ये भी देखा जाए एयर के साथ मिल करके
P2O5 का फॉर्मेशन करके गैसेस फॉर्म में अलग हो जाएगा। और हमारे सामने जो और स्पेशली ये देखा, जैसे मान लो अगर हमने PbS ले रखा है, ये मेन तो हमें देखा जाए सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना है अपने को। PbS ले रखा है और ऑक्सीजन मैंने यूज कर रखा है, यहाँ पर देखो PbS PbO में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फर जो है SO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हमारे पास ZnS है और ऑक्सीजन के साथ हम कंबाइन करेंगे, ये देखा जाए ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस SO2 यहाँ पर देखिए अलग हो जाएगी। अगर मान लीजिए हमारे पास सपोज करो कि कॉपर है Cu2S, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के देखिए Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा और SO2 में इसका कन्वर्जन होगा। अगर फेरस सल्फाइड है FeS, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के FeO में कन्वर्जन हो जाएगा और SO2 में क्रिएशन हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब देखा जाए मेन तो हम रोस्टिंग स्टेप किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, सल्फाइड ओर के रिस्पेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं। मैं समझाना इसलिए चाह रहा हूं कि हम रोस्टिंग स्टेप के लिए ऑक्सीजन एक्सेस में लेना पड़ेगा। तो हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर, हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर, ये ध्यान रखना, ये रोस्टिंग के लिए है। और लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ एयर ये कैल्सिनेशन स्टेप के लिए है। डिफरेंस इतना सा है, ये जो वोलेटाइल कंपोनेंट हैं ऑक्साइड बनकर के अलग हो जाएंगे और जितने सल्फाइड ओर हैं ये देखा जाए ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और SO2 अलग हो जाएगी। आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ पर जो SO2 अलग होगी, ये SO2 देखा जाए हम इन्वायरमेंट में रिलीज होने नहीं देंगे। ये SO2 देखा जाए यहाँ पर जो SO2 है इसका यूज हम लोग H2SO4 बनाने में कर लेंगे। आगे हम P ब्लॉक में H2SO4 बनाने की प्रोसेस और सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं केवल इतना समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इतना ज्यादा SO2 जो रिलीज हो रहा है रोस्टिंग स्टेप में, अगर पूरे को इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जाएगा तो आपको देखने से लग रहा है कि प्रॉब्लम क्या आएगी इस स्टेप से। इस सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट अगर इन्वायरमेंट में बढ़ेगा तो एसिड रेन और दूसरी प्रॉब्लम्स आएंगी जो SO2 की वजह से क्रिएट होती हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज होने से पहले ही इसका यूज देखा जाए, हम लोग क्या करते हैं, इसको देखो SO3 में कन्वर्ट कर लेते हैं और यही जो SO3 है ये H2O के साथ मिल करके देखा जाए H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेती है। मैं सिंपली ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस SO2 को हम H2SO4 के फॉर्मेशन में कंप्लीट यानी यूज कर लेते हैं, इन्वायरमेंट में रिलीज होने नहीं देते। तो ये अपना एक सिंपल सा स्टेप है रोस्टिंग स्टेप, आप लोग को अच्छे से समझना है। मतलब पहला स्टेप हमारा ये है कि हमारा ओर किसी भी नेचर का है, बनाना उसको ऑक्साइड है और ऑक्साइड बनाने के लिए हमारे पास रोस्टिंग स्टेप और कैल्सिनेशन स्टेप, दो स्टेप हमारे सामने हैं। यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट मैं और डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। एक वर्ड बड़ा हमारे लिए बड़ा पॉपुलर है, क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है, फ्लक्स हम इसको नाम देते हैं। इस पर क्वेश्चंस बनते हैं तो 2 मार्क्स में पूरे क्वेश्चंस बनते हैं। फ्लक्स क्या है और उसकी तरफ हम लोग थोड़ा सा मूव करेंगे। देखिए फ्लक्स मतलब ये होते हैं ऐसे सब्सटेंस हैं जब हम किसी भी ऑक्साइड को देखा जाए हम लोग फ्यूज कराते हैं। ऑक्साइड को देखा जाए अगर हम उसको मेल्ट कराना चाहते हैं तो उसमें कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जो आसानी से मेल्ट नहीं होती, कह सकते हो गैंग पार्टिकल्स होते हैं जो आसानी से फ्यूज नहीं होते। तो हमें देखो करना क्या है, स्पेशली इस पर भी क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं। फ्लक्स यहाँ पर ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे का हमारे पास कंपोनेंट हैं जो ऐसी इम्प्योरिटी जो कंसंट्रेट ओर में या रोस्टेड ओर में या कैल्सिनेटेड ओर में ऑलरेडी है, जो कि आसानी से मेल्ट नहीं हो रही है, अलग नहीं हो रही है, फ्यूज नहीं हो रही है। तो ऐसे सब्सटेंस हैं जो उस इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज को क्या करेंगे, फ्यूज बना देंगे, उसको मेल्ट करा देंगे, उसको उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे और उसको किसी फ्यूजिबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसे सब्सटेंस को हम नाम देते हैं फ्लक्स। मतलब कह सकते हो दोज सब्सटेंस विच कन्वर्ट इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज इनटू फ्यूजिबल फॉर्म विद बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, उससे केमिकली रिएक्ट कर जाएंगे और उसको इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज को फ्यूजिबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसे सब्सटेंस को हम नाम देते हैं फ्लक्स। आप जरूर ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, आपको ये आने चाहिए, बहुत सिंपल टॉपिक हैं। अब देखो फ्लक्स के अगर हम टाइप की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास देखा जाए 2 टाइप स्पेशली आएंगे। एक तो हमारे पास एसिडिक फ्लक्स आता है, एसिडिक फ्लक्स, और एक देखा जाए हमारे पास बेसिक फ्लक्स की तरफ हम आते हैं।
बेसिक फ्लक्स, ये देखा जाए हमारे पास दो टाइप के फ्लक्स हैं, एसिडिक और बेसिक। अब यहाँ पर देखा जाए एसिडिक फ्लक्स की जरूरत हमें कब पड़ेगी, हमें एसिडिक फ्लक्स की जरूरत देखा जाए उस केस में पड़ेगी जब हमारे पास जो इम्प्योरिटीज है वो देखा जाए बेसिक नेचर की है, तो उस केस में हमें एसिडिक फ्लक्स की नीड होगी। और एसिडिक फ्लक्स में ज्यादातर केस में हमारे पास एक सबसे बड़ा सिंपल सा कर सकते हो कि हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है SiO2 का है। एक चीज और समझाना चाहेंगे, देखा जाए जो इम्प्योरिटीज इनफ्यूजिबल होती हैं उनको हम नाम देते हैं गैंग नाम देते हैं। इसमें जो कंपोनेंट मिलाते हैं फ्लक्स के फॉर्म में, यहाँ पर देखा जाए जो उसको रिएक्ट कर जाएगा उसको फ्यूज में कन्वर्ट कर देगा वो हमारा फ्लक्स है। और ये बना क्या देगा, स्लैग। देखा जो फ्यूजिबल पार्ट बनता है वो स्लैग है, ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ पर देखा जाए अगर हमारे पास इम्प्योरिटीज मतलब गैंग पार्टिकल जो भी हैं वो अगर बेसिक नेचर के हैं तो हमें एसिडिक फ्लक्स की नीड होगी, एसिडिक फ्लक्स लेना पड़ेगा। SiO2, फास्फोरस के कह सकते हो कि ऑक्साइड, ये सब एसिडिक फ्लक्स के बेटर एग्जांपल्स हैं। सपोज कर लीजिए कि कहीं पर हमें CaO एज अ इम्प्योरिटी है, इसको अपने को अलग करना है। यहाँ पर देखा जाए हमने SiO2 लगा दिया, स्पेशली देखा जाए ये तो हमारे लिए देखा जाए गैंग है, ये हमारा गैंग है। और SiO2 देखा जाए ये क्या है, फ्लक्स है। और ये देखा जाए CaSiO3, ये क्या बना हमारा, स्लैग बन गया। देखा जाए ऐसे मान लो कहीं अगर FeO एज अ इम्प्योरिटीज है उसको अपने को हटाना है तो हमने SiO2 इसके अंदर मिलाया, इससे क्या बना, FeSiO3। ये तो हमारा देखा जाए गैंग पार्ट है जो कि इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी है, ये गैंग है, ये देखा जाए फ्लक्स है और ये स्लैग है। तो आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर हमारे पास इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज जो है जो आसानी से मेल्ट नहीं हो रही है, अगर ये बेसिक नेचर की है तो अपने को एसिडिक फ्लक्स लेना पड़ेगा। और एसिडिक फ्लक्स क्या करेंगे, उस बेसिक इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और उसको स्लैग में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब फ्यूजिबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो हमारे पास एसिडिक फ्लक्स की कहानी रही। इसी तरह से हम थोड़ा बेसिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बेसिक फ्लक्स, अब आपको देखने से लग रहा है कि जब हमारे पास बेसिक इम्प्योरिटीज थी, बेसिक हमारे पास जो कह सकते हो कि हमारे पास जो गैंग पार्ट था तो हमने एसिडिक फ्लक्स लिया। अब हमें बेसिक फ्लक्स कब लेना पड़ेगा, जब हमारे पास इम्प्योरिटीज जो हैं या हमारे पास जो कह सकते हैं कि इनफ्यूजिबल पार्ट जो है वो एसिडिक नेचर का है, तो ऐसे केस में हमें बेसिक फ्लक्स लेने की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिक फ्लक्स में ज्यादातर केस में हम देखो CaO या ये सब यूज करते हैं, स्पेशली कैल्शियम कार्बोनेट हमारे लिए सबसे बेटर बेसिक फ्लक्स है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हाई टेम्परेचर पर CaO में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 रिलीज कर देता है। अब ऐसे केस में अब देखा जाए जहां पर मान लो SiO2 एज सिलिका जो है एज अ इम्प्योरिटी है, सिलिका एज अ इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखा जाए SiO2 और यहाँ पर CaO क्या करेगा, इसको CaSiO3 में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर देखा जाए ये हमारा गैंग है, कहने का मतलब क्या है, ये गैंग है और ये फ्लक्स है, लेकिन फ्लक्स कैसा है, बेसिक नेचर का है। और ये देखो स्लैग का फॉर्मेशन हो गया, स्लैग बन गया। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि गैंग जो है अगर वो बेसिक नेचर का है तो एसिडिक फ्लक्स लेना पड़ेगा, जैसे मैंने SiO2 को सबसे बेटर एग्जांपल हमारे सामने है। और अगर हमारा गैंग एसिडिक नेचर, अगर हमारा गैंग देखो एसिडिक नेचर का है तो ऐसे केस में हमें बेसिक फ्लक्स लेने की जरूरत पड़ेगी। CaO, FeO ये सब एक तरह से बेसिक मतलब मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं ये ज्यादातर केस में बेसिक फ्लक्स जैसा काम करेंगे। जो हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं ये देखा जाए एसिडिक गैंग हैं या एज इम्प्योरिटीज अवेलेबल हैं और इनको हम लोग स्लैग में कन्वर्ट करेंगे बेसिक कंपोनेंट यूज करके, जिसको हम नाम देंगे बेसिक फ्लक्स। ये तो थोड़ा सा हमारे सामने फ्लक्स की सिचुएशन थी। फ्लक्स पर क्वेश्चंस बनता है, अगर बनेगा क्वेश्चन तो पूरे 2 नंबर का बनेगा। ये फ्लक्स क्या है आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, 2 टाइप हैं एसिडिक और बेसिक, और एग्जाम्पल आना चाहिए। अगर इतना सब कुछ अपने को आता है तो फिर अपनी प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिर इसके आगे देखो हम आगे आना चाहेंगे। अब इसके बाद ये हमारा स्टेप तो कंप्लीट रहा कि हमारा मेटल जो कंसंट्रेटेड और हमें मिला है वो एक किसी भी नेचर का है, चाहे वो ऑक्साइड नेचर का है या सल्फाइड है या हाइड्रोक्साइड है या हाइड्रेट है, किसी भी नेचर का है, कार्बोनेट नेचर का है, तो हमने उसको ऑक्साइड बना दिया।
ऑक्साइड बनाने के बाद अब क्या करेंगे, उसका रिडक्शन स्टेप हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो रिडक्शन स्टेप से हम उसको क्रूड मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास अगला स्टेप जो स्पेशली है कि मेटल का जो ऑक्साइड बना है, चाहे वो कैल्सिनेशन स्टेप से बना हो या रोस्टिंग स्टेप से बना हो, किसी भी तरीके से बना हो, अब अपने क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड। यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले तो हम लोगों ने ये स्टेप अप्लाई कर लिया कि जितने भी हमारे पास कह सकते हो कि कंसंट्रेटेड ओर था, किसी भी नेचर का था, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, किसी भी कार्बोनेट, किसी भी नेचर का था, उसको हम लोगों ने ऑक्साइड नेचर में कन्वर्ट कर दिया, उसको ऑक्साइड बना दिया। ये हम लोगों ने ध्यान रखा। अब हमें क्या करना है कि ऑक्साइड बनने के बाद उसको मेटल में कन्वर्ट करना है। तो मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखो आगे मूव करेंगे, कन्वर्जन ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द मेटल, conversion of the oxide of the metal into metallic form, ये अपने को ध्यान रखना है। अब जब हमारे पास मेटल का ऑक्साइड मिल गया और मेटल के ऑक्साइड को अब मेटल में कन्वर्ट करना है, मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए देखा जाए हमारे पास कोई भी मेटल का ऑक्साइड अगर है और यहाँ पर हम कोई भी कंपोनेंट यूज करते हैं, मान लो अगर हम कार्बन भी यूज करते हैं, मेटल अलग हो जाएगा और ये देखो CO बन गया यहाँ पर। तो सब मिला जुला करके मेटल ऑक्साइड से मेटल अगर ऑप्ट किया जा रहा है तो आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ पर मेटल का स्पेशली हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि मेटल ऑक्साइड का अगर रिडक्शन किया जाए तो रिडक्शन करने से हम मेटल में कन्वर्ट कर देंगे उसको। मेटल यहाँ पर देखो पॉजिटिवली चार्ज है और मेटल ऑक्साइड में मेटल पॉजिटिवली चार्ज है, और जब मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज मेटल न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन अगर कहीं एक्सेप्ट होता है तो सबको पता है रिडक्शन होता है। तो इस पूरे स्टेप में देखा जाए कि हमारे उस मेटल ऑक्साइड का तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये जो कंपोनेंट यहाँ पर हम यूज करेंगे इसका ऑक्सीडेशन होगा। ये जो हमारे पास स्टेप है यहाँ पर देखा जाए ये इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो हमारे कहने का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमारे कहने का पर्पस केवल इतना सा है कि मेटल ऑक्साइड को मेटेलिक फॉर्म में या मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट की नीड होगी। कहने का मतलब आप यूं समझ लीजिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की हमारे पास नीड होगी। और हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट में देखो कार्बन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, कार्बन किसी फॉर्म में, देखो कोक के फॉर्म में, चारकोल के फॉर्म में, कोलतार के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हमारे पास कार्बन रहता है। और कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड भी ले सकते हैं या कोई दूसरे हम मेटल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर देखो हम उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल का भी सिलेक्शन कर सकते हैं जिससे मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो जाए। तो कहने का पर्पस हम इसी स्टेप पर आएंगे। तो अब इस सिचुएशन को देखा जाए, यहाँ थोड़ा आगे डिस्कस करें, कन्वर्जन ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द मेटल, जो कि हमें कैल्सिनेशन स्टेप या रोस्टिंग स्टेप से मिला है, उसको मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट की नीड होगी और रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादातर केस में हम मैक्सिमम केस में कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करते हैं, किसी किसी केस में हम मेटल को भी यूज करते हैं। हम इसकी तरफ थोड़ा मूव करेंगे, पहले हम कार्बन की बात करें और फिर हम अनदर मेटल की बात करें, जिससे कि अपना ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाए। दोनों स्टेप हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले स्टेप में हम यहाँ पर देखो रिडक्शन ऑफ, सबसे पहले रिडक्शन विथ, यहाँ पर देखो कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर देखिए कॉपर के लिए, Zn के लिए, Fe के लिए, Mn के लिए, Ni के लिए, CO के लिए, ये सब हमारे पास ऐसे सब्सटेंस हैं जहां पर देखा जाए हम इन सब के मेटल के ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट हम जो सेलेक्ट करते हैं वो कार्बन लेते हैं। कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन यूज करते हैं। कार्बन देखा जाए कोक के फॉर्म में, चारकोल के फॉर्म में, कोलतार के फॉर्म में, किसी फॉर्म में हो सकता है। ऐसे केस में जो हमारा मेटल का ऑक्साइड होगा, देखिए कार्बन के साथ मिलकर के मेटल फ्री हो जाएगा और एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। और मेटल का ऑक्साइड
कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर के देखो मेटल फ्री हो जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आगे हम एक चीज एलिंगम डायग्राम का डिस्कशन में करूंगा, उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि कार्बन कब एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और कब कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा मेटेलिक ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। ये दोनों चीज समझ में आएंगी। लेकिन एक चीज मैं समझाना चाहूंगा कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ मेटेलिक फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कार्बन, ये जो हमारे पास प्रोसेस है, इसको देखा जाए हम लोग एक बड़ी सी फर्नेस होती है, इसको हम ब्लास्ट फर्नेस का नाम देते हैं। हम ब्लास्ट फर्नेस में इस प्रोसेस को कराते हैं क्योंकि अपने को बहुत हाई टेम्परेचर की नीड होती है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना कि मेटल ऑक्साइड को, स्पेशली जो हमारे सामने कुछ सिलेक्टिव मेटल्स हैं, इनमें इन सब मेटल को मेटल में कन्वर्ट, इन सब मेटेलिक ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए सबसे मोस्ट इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आप लोग ध्यान रखना। लेकिन अब इसके लिए हमें एक हाई टेम्परेचर की नीड होती है, तो एक बड़ी सी ब्लास्ट फर्नेस होती है जो इंडस्ट्रियली यूज होती है, उस फर्नेस में इनको हम यूज कराते हैं। और अगर किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड को देखा जाए, अगर हम कार्बन के साथ या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मेटल में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस के लिए हम नाम देते हैं, यहाँ पर देखा जाए स्मेल्टिंग। अगर कभी यहाँ पर स्मेल्टिंग वर्ड आपको कहीं मिलेगा तो आप समझ लेना कि हमारा जो मेटल ऑक्साइड है वो मेटल में कन्वर्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखना। और इसी केस में अगर हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस में हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके, इसको हम नाम देते हैं पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी, इसको हम नाम देते हैं पायरोमेटलर्जी। तो कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज पायरोमेटलर्जी, तो आपको पता होना चाहिए कि पायरोमेटलर्जी है क्या। पायरोमेटलर्जी कुछ अलग नहीं है, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटेलिक फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कार्बन, ठीक है, और विद एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर या एट अ हाई टेम्परेचर आप यूज समझ सकते हो। तो इस प्रोसेस के लिए आप पायरो वर्ड तब लगाते हैं जब हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो हम पायरो वर्ड यूज करते हैं, तो इसीलिए पायरोमेटलर्जी का नाम देंगे। और इस प्रोसेस के लिए नाम देंगे स्मेल्टिंग, मीन्स कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटेलिक फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कार्बन, ठीक, इन अ ब्लास्ट फर्नेस या एट अ हाई टेम्परेचर आर नोन एज स्मेल्टिंग। ये हमारे सामने ध्यान में रखने की जरूरत है कि रिडक्शन हम लोग कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करा रहे हैं। इसके अगले नंबर पर देखा जाए, एक और हम लोग सेकंड नंबर पर आते हैं। कुछ हम मेटल, दूसरे मेटल को यूज करेंगे अलग अलग, जो कहने का मतलब हमारे पास ये, जिसमें हम सेकंड नंबर रिडक्शन कोई मेटल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल जो हमारे पास मेटल है, रिडक्शन बाई एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम देखो इजिली अवेलेबल भी है, और मैंने कहा ना कि हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए या तो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं, ज्यादातर इंडस्ट्रियली इन्हीं को सेलेक्ट करते हैं। किसी किसी केस में किसी दूसरे मेटल को भी ले सकते हैं, लेकिन जो दूसरा मेटल होगा वो जिस मेटल को हमें रिड्यूस कराना है, जिस मेटल का रिडक्शन होना है, उससे ज्यादा एक्टिव होगा। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पर हमने Cr2O3 ले लिया, क्रोमियम का ऑक्साइड है, और मैंने यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम सेलेक्ट कर लिया और मैंने हाई टेम्परेचर दे दिया। अब देखो Al2O3 बन जाएगा और हमारा क्रोमियम अलग हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पर देखो Fe2O3 ले लिया और यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम यूज कर रखा है। यहाँ पर देखा जाए एल्यूमिनियम हाई रिएक्टिव है, इसका ऑक्सीजन लेकर के Al2O3 का फॉर्मेशन कर देगा और Fe जो है हमारा फ्री हो जाएगा लिक्विड के फॉर्म में। एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये जो हमारे सामने प्रोसेस दिख रही है कि अगर हम किसी मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन एल्यूमिनियम के थ्रू कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस के लिए देखा जाए एल्यूमिनोथर्मी का नाम देते हैं। इसके लिए हम एल्यूमिनोथर्मी वर्ड यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रिएक्शंस हमारे सामने दोनों दिख रहे हैं, या ऐसे रिएक्शन जहाँ पर एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट आप सेलेक्ट कर रहे हो और मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर लो, उसका रिडक्शन कर रहे हो, इतना हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखा जाए ये जो हमारे सामने ये जो रिएक्शन का नेचर है, ये हाईली एक्सोथर्मिक नेचर का है, और हाईली एक्सोथर्मिक नेचर का होने के नाते हमारे पास जो मेटल मिलेगा, अवेलेबल होगा, जो फ्री मेटल बनेगा, वो आप मान सकते हो, कह सकते हो कि लिक्विड स्टेट में मिलेगा, मतलब मोल्टेन फॉर्म में मिलेगा। ये ध्यान रखना। इसका बड़ा अच्छा यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर मान लो कोई बहुत बड़ी मशीन ब्रेक हो गई, कहीं टूट गई है, या जो रेलवे ट्रैक जो हैं वो मान लो कहीं ब्रेक हो गए हैं, टूट गए हैं, उनको अगर अपने को वेल्ड कराना होता है, तो वहां पर देखा जाए उस रेलवे ट्रैक को या उस हैवी मशीन को हम कहीं ला नहीं सकते, क्योंकि इतने हैवी में उनको लाना ले जाना भारी काम है। तो ऐसे केस में
जहां पर वो ब्रेक हुए हैं उसी प्लेस पर देखा जाए ये हम एक सिंपल सा अरेंजमेंट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए Fe2O3 हेमाटाइट है। यहाँ पर देखा जाए एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम, ऐसे हम मेटल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम मैग्नीशियम को भी ले सकते हैं, वो भी देखा जाए सेम प्रोसेस अप्लाई, क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी आयरन से काफी ज्यादा है। तब इसमें होगा क्या कि जब एल्यूमिनियम Fe2O3 के साथ रिएक्ट करेगा तो देखो Al2O3 बन जाएगा और Fe फ्री होगा, लेकिन ये Fe कैसा होगा, मोल्टेन होगा। जैसे मान लो ये रेलवे का ट्रैक है, सपोज करो इसको वेल्ड करना है, यहाँ पर हम पूरा का पूरा एक अरेंजमेंट कर देते हैं। यहाँ पर देखो छोटा सा होल रहता है, इसमें Fe2O3 भर देते हैं और एल्यूमिनियम दे देते हैं, एल्यूमिनियम डाल देते हैं। यहाँ पर देखो Fe2O3 और एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम, इनको हम फिल कर देते हैं। तो इस एल्यूमिनोथर्मी का यूज क्या होता है, जो ये Fe फ्री होती है, इतना एक्सोथर्मिक चेंज है, हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है कि आयरन जो है लिक्विड फॉर्म में देखो यहाँ से गिरने लगती है और धीरे धीरे ये पूरा जो ब्रोकन पार्ट होता है वो पूरा एकदम से कवर हो जाता है और वेल्ड हो जाता है। तो आप इसको एल्यूमिनोथर्मी का नाम देते हैं। यहाँ पर देखिए अब रेलवे ट्रैक को इस तरह से मैंने वेल्ड कर दिया, या कोई मशीन अगर स्पेशली देखा जाए बहुत हैवी मशीन है, टूट चुकी है, तो उसको वेल्ड कराने के लिए हम लोग ये स्टेप अप्लाई करते हैं। तो इतने स्टेप हमारे सामने रहे जहां पर देखा जाए हम मेटल ऑप्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मेटल हर स्टेप में अपने को मिल तो रहा है। जैसे देखिए इसी केस में कॉपर का है, जिंक का है, आयरन का है, एमएन का है, निकिल का है, किसी भी मेटल का देखा जाए कार्बन का यूज करके उस मेटल को हम रिस्पेक्टिव कर सकते हो कि रिस्पेक्टिव मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं इनके ऑक्साइड को, और हमारा जो कार्बन है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मान लीजिए कि हमने CuO ले रखा है, कार्बन के साथ देखो Cu बन जाएगा और ये CO। FeO अगर है ये कार्बन के साथ देखा जाए Fe में कन्वर्ट हो जाएगा और CO। यहाँ पर देखो ZnO है अगर, तो कार्बन के साथ मिलकर के देखा जाए यहाँ पर Zn अलग हो जाएगा प्लस CO। ये जो हमारे सामने मेटल मिले हुए हैं सब के सब, चाहे यहाँ पर मिल रहे हैं चाहे यहाँ पर देखिए मिल रहे हैं, ये सब के सब मेटल प्योर नहीं है, इम्प्योर है, और इनको अलग अलग तरीके से हमें प्योर करना पड़ता है। तो अपना जो फोर्थ स्टेप है वो देखा जाए रिफाइनिंग स्टेप है। वहां पर देखा रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। इस स्टेप को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में आप इतना तक कंप्लीट करिए। पहले वीडियो में देखा जाए क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग और कंसंट्रेशन स्टेप कवर है। सेकेंड वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, दूसरा वीडियो जो आपके सामने है, इसमें देखा जाए हम लोगों ने क्या किया है कि क्रश्ड या ग्राइंडेड या रोस्ट, हमारे पास जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको इस हम लोग ने कैल्सिनेशन स्टेप या रोस्टिंग स्टेप के थ्रू ऑक्साइड बनाया, और ऑक्साइड से मेटल कैसे ऑप्ट करेंगे यहां तक हमने डिस्कशन पूरा कंप्लीट कर रखा है। अब मेटल को हमें प्योर कैसे करेंगे, रिफाइन कैसे करेंगे, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जो कि अगले वीडियो में कवर करूंगा। और इसके साथ साथ अपने सिलेबस में 4 एलिमेंट्स की मेटलर्जी है। आयरन की मेटलर्जी है, कॉपर की मेटलर्जी है, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी है और टिन की मेटलर्जी है। इन चारों के एलिमेंट के मेटलर्जिकल ऑपरेशन का कंप्लीट डिस्कशन अपने को और करना है पूरे चैप्टर में। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना। प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग स्टेप अगले वाले वीडियो में कवर होगा। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं 100% निकालने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।